परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पार्ट 1। सो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे परमुटेशंस इंट्रोडक्शन, लाइक ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, देन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो मोस्टली ये लेक्चर इसी फॉर्मूले के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस फॉर्मूले को देखेंगे ये कैसे आया, फिर हम कुछ थ्योरम्स कवर करेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी से कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज पिक करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एक एग्जांपल के साथ। सो हम सभी के घर में एक फ़ोन होगा, अपना नहीं तो बड़े भाई का या पापा का, और उसमें कुछ वीडियो गेम्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें पासवर्ड लगा रहता है और ऐसा कुछ उसके कीज़ दिखते हैं 0 to 9। लेट्स से ये 4 डिजिट का पासवर्ड है और किसी एक दिन हमने अपने घर में किसी को पासवर्ड एंटर करते हुए देख लिया और हमें पता चला कि पहला डिजिट 4 है, दूसरा 5 है, और ये डिजिट अभी हमें नहीं पता है। लेकिन हमें क्या चीज़ पता है इसके बारे में? हमें पता है कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इन दोनों प्लेसेस पे, वो या तो 0 होगा या फिर 0 से 9 के बीच में होगा। तो हमारे पास कितने पॉसिबल नंबर्स हैं यहाँ पे? 10। तो यहाँ पे अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो 0 के साथ यहाँ पे मैं क्या एंटर कर सकता हूँ? एक और 0। देन 0 के साथ मैं यहाँ पे और कितने एंटर कर सकता हूँ? 1। 0 के साथ 2, देन गो, देन 0 के साथ 9। सो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, कितनी तरीके से मैं यहाँ पे ये पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ, जबकि मेरे को 2 डिजिट पहले ही पता है। अब मैं यहाँ पे 0 एक बार रख सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम 1 होगा मेरे पास। तो मैंने अगर यहाँ पे 1 एंटर किया है तो यहाँ पे फिर से 0 आ सकता है, 1, देन 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ये 0 से 9 तक फिर से जाएगा। सो अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि कितने नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं पॉसिबल, और उन्हीं में से एक मेरा पासवर्ड होगा जिससे ये अनलॉक हो सकता है। तो 0 के साथ कितने तरीके से मैं पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ? 10। और अगर यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ तो भी 1 के साथ 0 आ सकता है, 1 के साथ 1 आ सकता है, देन 1 के साथ 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो अगेन 1 के साथ भी 10 पॉसिबल वेज में मैं पासवर्ड फिल कर सकता हूँ। सेम 2 के साथ भी 10 वेज होंगे। कैसे? 2, 0, 2, 1, देन 2, 9। 10 वेज में हमने फिल किया। तो सेम तरीके से 0 से 9 के साथ भी मैं इसको 10 वेज में फिल कर सकता हूँ। तो अब मेरे को और क्या पता चला इससे कि 2 प्लेसेस थे मेरे पास ये नंबर्स अरेंज करने के लिए। यहाँ पे 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, तो 10 वेज में मैं इसको फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे भी 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, तो 10 वेज में मैं इसको फिल कर सकता हूँ। कितने पॉसिबल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं कि मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँ? मतलब एक वर्स्ट केस में मेरे को कितने नंबर्स एंटर करने पड़ सकते हैं? वो होंगे 100 इनका मल्टीप्लिकेशन। और अगर हम ये वाला समेशन भी करेंगे तो वो भी 10, 10, 10, 10, 10 टाइम्स 10, 100 आएगा। एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे लेट्स से नेक्स्ट डे मैंने फिर से पासवर्ड देखने की कोशिश करी और मेरे को पता चला ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ पे बस 0 नहीं है। मतलब 0 नहीं था, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। मतलब मैं इतना श्योर हूँ कि यहाँ पे 0 तो नहीं एंटर किया था और इसका मेरे को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे अगर 0 नहीं एंटर किया तो यहाँ पे 1 से 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो कितने पॉसिबल नंबर यहाँ पे आ सकते हैं? 1 to 9। 9 पॉसिबल तरीके हैं यहाँ पे डिजिट को एंटर करने के, और इसका तो मेरे को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे अगेन 0 से 10 तक कुछ भी आ सकता है। तो कितने? 0 से 9 तक, सॉरी, कुछ भी आ सकता है। तो कितने पॉसिबल तरीके हैं यहाँ पे इसको एंटर करने के? 10। सो ओवरऑल कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे? 90। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो ये डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। सो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर एक इवेंट m
अलग अलग तरीके से होता है, और उसके बाद एक और इवेंट n अलग अलग तरीके से होता है। सो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स, तो उन इवेंट्स को होने का टोटल नंबर क्या होगा, m इंटू n। अब अगर इसके बाद एक और इवेंट होता है जो कि p डिफरेंट वेज में होता है, जैसे अभी ये 2 ही इवेंट थे, लेकिन मान लो कि 3 इवेंट होते हैं, एक m अलग तरीके से हुआ, एक n अलग तरीके से हुआ, दूसरा p अलग तरीके से होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, m इंटू n इंटू p। अब p के बाद एक q इवेंट भी हो सकता है, r भी हो सकता है, तो वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, हमें पासवर्ड गेस कर रहा था और हमें पहले 2 नंबर पता थे 4, 5, और अगला नंबर यहाँ पे 0 से 9 के बीच में आ सकता है, और ये भी 0 से 9 के बीच में आ सकता है। तो ये 4 इवेंट है हमारे। तो ये कितनी तरीके से हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 4 ही आएगा, तो ये सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। और यहाँ पे 5 आ सकता है, तो ये भी एक ही तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 0 से 9 तक आ सकता है, तो इसको फिल करने के तरीके हैं 10, इसको भी फिल करने के तरीके हैं 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुए, 100। एक और ले लेते हैं कि एक इवेंट है यहाँ पे कि एक कॉइन टॉस होगा, कॉइन टॉस। उसके बाद एक इवेंट होता है कि हम एक डाइस रोल करेंगे। उसके बाद एक इवेंट होगा कि मैं 0 से 9 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद एक मैं वॉवल सेलेक्ट करूँगा, A, E, I, O, U। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉइन टॉस, तो ये 1, 2, 3, 4 इवेंट हो गए। कॉइन टॉस कितने अलग अलग तरीके से हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितने तरीके हुए, 2। डाइस रोल में 1 to 6 वाला स्टैंडर्ड डाइस है, तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 6 अलग तरीके से ही हो सकता है। अगला इवेंट है 0 से 9 के बीच में चूज़ करना है, तो ये 10 तरीके से हो सकता है। अगला इवेंट है एक वॉवल चूज़ करना। वॉवल्स कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं इसको 5 तरीके से चूज़ कर सकता हूँ। तो ये कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स कितना हो सकता है, सबका मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 50, ये हुआ 600। ठीक है, तो जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो हमें नहीं पता था वो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, लेकिन वो एग्जैक्टली हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही यूज़ कर रहे थे। सो अब आगे देखेंगे और एग्जांपल्स। तो परम्यूटेशंस पे जाने से पहले हम एक एग्जांपल करेंगे। ये एग्जांपल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस एग्जांपल में क्या कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैग्स ऑन अ वर्टिकल स्टैफ इफ़ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। 5 अलग अलग फ्लैग्स अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। अरेंजमेंट क्या होता है, परम्यूटेशंस, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। तो मेरे को 2 फ्लैग्स चूज़ करने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो लेट्स सी कि 2 फ्लैग्स से मैं कितने कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2 फ्लैग्स मेरे को चूज़ करने हैं। तो मेरे पास कितने, तो ये 2 इवेंट है मेरे पास फ्लैग चूज़ करने के, और मेरे को अलग अलग कलर चूज़ करने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कितने तरीके से मैं फ्लैग चूज़ कर सकता हूँ, 5 अवेलेबल है, 5 में से मैं कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने रेड चूज़ कर लिया है यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ, क्या बोला है, 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है। तो अगर मैंने यहाँ पे रेड चूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे रेड तो नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक फ्लैग चूज़ कर लिया है, तो वहाँ पे यहाँ पे वो एक फ्लैग नहीं आ सकता, बाकी कोई भी आ सकता है। तो 5 में से कोई एक फ्लैग जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है वो नहीं आ सकता। तो इस इवेंट में 5 फ्लैग मैं यूज़ कर सकता था, इस इवेंट में मैं 4 ही यूज़ कर सकता हूँ। तो कितने नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स होंगे 2 फ्लैग के लिए, इनका मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 20। अब ऐसे ही अगर मेरे पास 3 फ्लैग्स हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को सारे पूछे हैं, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स बोला है, तो यहाँ पे ये फ्लैग्स ऐसे थे। तो अभी 3 फ्लैग्स के लिए मेरे को कलर चूज़ करने हैं। तो मेरे पास 3 पोजीशन है, 3 इवेंट है।
अब यहाँ पे मेरे पास 5 कलर हैं, तो मैं कोई सा भी एक चूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने एक चूज़ कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 4। अब मैंने एक यहाँ चूज़ कर लिया है, एक यहाँ चूज़ कर लिया है, यहाँ के लिए कितने कलर्स बचेंगे? 3। जैसे मैंने यहाँ पे रेड चूज़ कर लिया तो ये नंबर गया, ये फ्लैग गया यहाँ से। यहाँ मैंने ग्रीन चूज़ कर लिया तो ग्रीन भी गया। अब मैं इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आए। तो कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं? 5, 20, 60। ओके, अब 5 फ्लैग्स हैं तो अभी और बाकी है। तो मैं ये सिग्नल भी क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें मैंने 4 फ्लैग्स चूज़ करें हैं। तो सेम 4 इवेंट्स है, यहाँ पे मैं 5 में से कोई सा भी एक चूज़ कर सकता हूँ। कोई एक फ्लैग चूज़ कर लिया तो बचे 4, बचे 3, लास्ट में बचेंगे 2। कितने टोटल अरेंजमेंट्स होंगे इनका मल्टीप्लिकेशन? 20 × 6, 120। 5 फ्लैग्स का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5 सेम 5 इवेंट है, तो यहाँ पे मैं कोई सा भी 5 कलर में से एक चूज़ कर सकता हूँ। एक चूज़ कर लिया तो कोई एक यहाँ पे नहीं आ सकता। 2 चूज़ कर सकता हूँ तो यहाँ पे 3 बचे, 3 में से कोई एक यहाँ पे आएगा। अब 3 कलर यहाँ पे चले जा चुके हैं, बचे 2। अब यहाँ पे कोई एक ही बचा। कितने अरेंजमेंट हुए? अगेन 120। सो पूछे हैं टोटल अरेंजमेंट्स। सो 20 यहाँ से हुए, 60, 80, 200, 320। सो इसका आंसर हुआ 320 कॉम्बिनेशंस। सो फाइनली परमुटेशन का डेफिनेशन क्या होता है? ये डेफिनेशन भी एनसीईआरटी से आ रही है। सो परमुटेशन इज़ एन अरेंजमेंट, जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोल दिया था। परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर डिफाइंड रहता है, कोई मल्टीवर्स नहीं है कि एक नंबर हमें इस यूनिवर्स में सेलेक्ट करना है, एक नंबर हमें किसी दूसरे यूनिवर्स में सेलेक्ट करना है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, एक डिफाइंड ऑर्डर होगा ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और एट अ टाइम। तो एक ऑर्डर होगा एक नंबर में से, या तो सारे नंबर सेलेक्ट कर लो या फिर उसमें से कुछ नंबर सेलेक्ट करो और उनका अरेंज कर दो। तो वो कितने वेज हो सकते हैं, कितने डेफिनेट इसके अरेंजमेंट हो सकते हैं, उसी को परमुटेशन कहते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास 5 फ्लैग्स थे और सबका डिफरेंट कलर था, और हमें बोला था कि 5 फ्लैग्स में से कितने डिफरेंट फ्लैग्स हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें 3 कलर्स उसमें से चूज़ करना है। तो हमने देखा था यहाँ पे हम 5 में से कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई 4 कर पाएंगे क्योंकि एक हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, एक हम यहाँ कर चुके हैं, एक यहाँ कर चुके हैं, 2 कलर चले गए तो बचे 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 × 4 × 3, 60। जब मेरे को इसमें से 4 कलर चूज़ करके फ्लैग क्रिएट करना था, तो कोई 5 में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, बचे 4 में से कोई एक यहाँ आ सकता है, बचे 3 में से कोई एक आ सकता है यहाँ पे, फिर बचे 2 में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुए? 5 × 4 × 3 × 2, 6 × 20, 120 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हुए इसके। तो क्या इसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि मेरे पास n फ्लैग्स हैं और मेरे को उनमें से r फ्लैग्स चूज़ करने हैं, और r फ्लैग्स चूज़ करने हैं। n फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर के, n डिफरेंट कलर्स हैं, और उसमें से r कलर चूज़ करना है और एक फ्लैग क्रिएट करना है। जैसे ये फ्लैग्स थे, और मुझे ये बताना है कि उसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो डेफिनेट ऑर्डर जैसे हमने बोला था, तो डेफिनेट ऑर्डर इसका ये है कि कलर एक के ऊपर एक ऐसे वर्टिकल पोजीशन में आएंगे। तो अभी मैं r फ्लैग्स यूज़ कर सकता हूँ, तो r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब 1, 2, 3, 4, और ये लास्ट होगा अर्थ कलर बस। तो एटलीस्ट मेरे पास एक कलर तो होना चाहिए फ्लैग क्रिएट करने के लिए,
और आर मेरा हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा एन से। जैसे अगर मेरे पास 5 कलर्स हैं तो मैं 10 कलर्स का फ्लैग क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं, इम्पॉसिबल। सो अब मेरे को, जैसे ये वाला हमने सॉल्व किया था, अब इसको इसके लिए कैसे सॉल्व होगा? मेरे पास n डिफरेंट कलर्स है, यहाँ मैं n में से कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए एक मैंने यहाँ पे कलर चूज़ कर लिया है, तो एक ऑप्शन मेरे पास गया। अब कितने बचे? n-1। एक और ऑप्शन मेरा गया है यहाँ से, कितने बचे? 1 1 2 2 ऑप्शंस जा चुके हैं। यहाँ पे कितने बचे? n-2 में से कोई एक चूज़ कर सकता हूँ मैं, फिर n-3 में से कुछ एक चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी लास्ट में? तो जैसे मेरे को यहाँ पे मेरा n था 5 इस एग्जांपल में, और r था मेरा 4। मेरे को 5 कलर में से 4 कलर का फ्लैग बनाना था अलग अलग। तो एक मैंने यहाँ चूज़ कर लिया कलर, एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया। तो इसका मतलब r-1 कलर्स में लास्ट ऑप्शन से पहले चूज़ कर चुका हूँ। तो 4 में से r मेरा 4 था, तो मैं 3 कलर्स यहाँ तक एंड पोजीशन तक चूज़ कर चुका हूँ। तो यहाँ तक भी मैं r-1 कलर चूज़ कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो r-1 अगर मैं चूज़ कर चुका हूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे यहाँ से? n में से r-1 माइनस करके, ठीक है। तो कितने अरेंजमेंट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-r-1। तो ये हो गया जनरलाइज फार्मूला इसके लिए। तो अब इसको कुछ और भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें फैक्टोरियल नोटेशन जानना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता है, और नहीं पता तो देख लेते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मेरे को 5 फैक्टोरियल जानना है, ये क्या होता है? तो 5 फैक्टोरियल हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हुई ये। अब इसमें से 4 फैक्टोरियल क्या हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एक एक माइनस करते जाएंगे और उनको उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल नंबर 1 के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना चाहूँ, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में मेरा n है 5, r क्या है? 3 का कॉम्बिनेशन मेरे को क्रिएट करना है। 3 कलर चूज़ करके मेरे को बताना है कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। r हुआ 3। n फैक्टोरियल क्या होगा यहाँ पे? 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर मैं n-r फैक्टोरियल देखूँ, वो क्या होगा? n-r 2 फैक्टोरियल, वो क्या होगा? 2 इंटू 1। तो अगर मैं ये देखूँ n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन n-r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। ये इससे कटा, क्या बच गया? 5 4 3। यही था मेरा आंसर यहाँ पे। तो यही परमुटेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसको यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मेरे को r सेलेक्ट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला हुआ n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी, ये भी n/r ही है, बट इसका शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पे कर लिया है। हमने देखा परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है और परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मेरे को r अलग अलग ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है। ये भी इसी का फॉर्मूला है, बट ये थोड़ा लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। और अगर आप देखोगे बुक में, तो ये हमारी थ्योरम 1 में हमने इसी को डिराइव किया हुआ है और ये ऐसे ही डिराइव हो रखा है। सो हमने परमुटेशन का फॉर्मूला देखा। वो फॉर्मूला क्या था? n/r।
n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मेरे को r ऑब्जेक्ट्स एक बार में सेलेक्ट करके अरेंज करने हैं, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब जैसे मेरे को a b c d, मेरे पास 4 कैरेक्टर्स हैं और मेरे को इन्हीं को आपस में अरेंज करना है, जैसे b c a d a b d c, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसमें से मेरे को क्या करना है, 4 कैरेक्टर हैं और 4 ही सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करना है। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो 4p, 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 ही सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करना है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, क्यों होता है? आप लोग इंटरनेट पे देखिए क्यों होता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सो अगर मेरे को n ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और मेरे को उनको ही आपस में अरेंज करना है, तो उनके लिए परमुटेशन का फॉर्मूला हो जाएगा NPR, जब n इज इक्वल टू r है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंग वर्ड है CON, कोकून। अब मेरे को इसको आपस में अरेंज करना है, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं मेरे पास। तो अब ये आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? अभी तक हमने देखा था कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नहीं है ये CON, ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? CON, एक ये हो गया, एक होगा OCN, ठीक है। अब अगर मैं इन ज़ीरोज़ को आपस में एक्सचेंज करता हूँ तो ये अलग कैरेक्टर नहीं बनने वाला, ये फिर भी ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। इन दोनों ज़ीरो को आपस में एक्सचेंज करता हूँ तो भी ये सेम ही रहेगा। तो रिपीटिशन की वजह से मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशन सेम आ रहे हैं इसमें, लेकिन मेरे को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चाहिए यहाँ पे, और वही परमुटेशन होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये ओ कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 ऑब्जेक्ट से मेरे को कितने अरेंजमेंट मिल सकते थे अगर ये अलग होते, जैसे O1 O2 O3, 3 फैक्टोरियल, C1 C2, इससे मेरे को कितने अरेंजमेंट मिल सकते थे? 2 फैक्टोरियल। कैसे 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, सो C1 C2 C2 C1, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए, लेकिन दोनों C हैं यहाँ पे, C1 C2 C ही है। तो अगर ये अलग होते तो मेरे को 2 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन देते, ये अलग होते तो ये 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन देते, और ये सब के सब अलग होते तो मेरे को कितने मिलते? n मेरा 6 है, तो 6 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन मेरे पास होते, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये डुप्लीकेट हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे ये वाले कॉम्बिनेशंस इस टोटल में से हटाने पड़ेंगे, लेकिन परम्यूटेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। जैसे 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये ऐसे नहीं होता है। तो मेरे को रिपीटिशन हटाने के लिए इसको माइनस ना करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितना भी वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं उससे जितने भी कॉम्बिनेशन बनते उसको मेरे को इसमें से हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल टोटल होते, लेकिन ये 3 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें से ये कॉम्बिनेशन हटाने पड़ेंगे। ये 2 कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, इसमें से ये कॉम्बिनेशन हटाना पड़ेगा, और ये क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। सो ये गया, ये इसके से गया 260 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं
उसमें से R सेलेक्ट करना है तो कितना परम्यूटेशन होगा, n p r, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से P1 ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, P2 ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, P3 ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, तो उसके लिए हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, और ये अगर और रिपीटेशन होते तो वो डिवाइड होते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है, जैसे n यहाँ पे 6 था तो 6 फैक्टोरियल अपॉन C, दो टाइप के ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं तो 2 फैक्टोरियल, O एक टाइप के ऑब्जेक्ट 3 बार हैं 3 फैक्टोरियल, n एक ही बार है तो 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि हमारे पास n कैरेक्टर थे जिसमें से P1 कैरेक्टर एक टाइप के हैं, P2 कैरेक्टर एक टाइप के हैं, ये काउंट है नंबर, और P3 कैरेक्टर एक टाइप के हैं। तो उसका परम्यूटेशंस कितने हो सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी टू 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो इसमें मेरे को वो सारे कॉम्बिनेशन बताने हैं जिसमें ये जो 4 आई है एक साथ ना हो। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ कि अगर मैं इसमें फाइंड करूँ कि ऑल permutations where all i's are together, ठीक है, all i's are together। तो अगर मैं ये फाइंड कर लूँ तो मैं all permutations of Mississippi, okay, all permutations of Mississippi, और उसमें से मैं वो माइनस कर दूँ जिसमें आई साथ में है। सो लेट्स से दिस इज़ A, दिस इज़ B, तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, सारे परम्यूटेशंस में से जिसमें भी आई साथ में है उसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वो सारे परम्यूटेशंस जिसमें आई साथ में नहीं है। तो अब मेरे को ढूंढना क्या है, A। पहले A को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसमें मेरे को ढूंढना है कि सारे आइज़ एक साथ है, तो मेरे पास कितने लेटर का वर्ड है, M I S S I S S I P P I, ओके। सो ये कितने वर्ड लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n इज इक्वल टू 11। अब मेरे को आइज़ को एक साथ रखना है। आई कितने मेरे पास, 4, 1 2 3 4, बाकी कितने लेटर बच गए, M S S S S P P। तो आई को मेरे को एक साथ रखना है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन तो यही हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, M को मैं इधर मूव कर देता हूँ, I ये साथ में है सब, S S S S P P, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो अब अगर हम देखें, मेरे को सब आई को एक साथ रखना है, तो अगर मैं आई को एक बड़े आई से रिप्रेजेंट करूं, इन 4 आई को बड़े आई से रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, M बड़ा आई, S S S S P P, इतने लेटर्स है। और अगर मैं इसका अरेंजमेंट निकाल लूँ तो मेरे पास A, जो हमने डिसाइड किया था कि वो सारे परम्यूटेशन जहाँ पे आई सारे साथ में हैं, ठीक है। तो इसमें n क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, n मेरा हुआ 8। कितने इसमें से डुप्लीकेट हैं, S S S S एंड P P, ये दोनों सेम है, 1 2 3 4, ये तीनों सेम है, बाकी सब अलग अलग है इसमें। तो इसके कितने अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस हुए, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
m एक ही है 1 फैक्टोरियल, i एक ही है 1 फैक्टोरियल, s 1 2 3 4 टाइप्स के हैं, मतलब s का काउंट 4 है, p 2 बार है 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हुआ फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरा आ गया a। अब मेरे को चाहिए b, सारे परमुटेशंस मिसिसिपी के, तो एक और बार लिख लेते हैं इसको। अब हम b को सॉल्व कर रहे हैं, MISSI PPI, ठीक है। n क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं इसके, यहाँ पे हमने देखा था n कैरेक्टर्स है अगर, तो 11 फैक्टोरियल, जिसमें से i कितनी बार है 2 3 4 4 फैक्टोरियल, s कितनी बार है 2 3 4 4 फैक्टोरियल, p कितनी बार है 1 2 2 फैक्टोरियल, बाकी सब m एक ही बार है और बाकी सब हमने अकाउंट कर लिया है, ठीक है। तो ये हुआ मेरा a, तो a माइनस b करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल और डिवाइड और मल्टीप्लाई वो सब करना हमें आता है, ठीक है। तो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमारा वर्ड है परमुटेशंस, ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड परमुटेशंस कैन बी अरेंज, तो बोला है कि परमुटेशंस को हम कितने लेटर्स में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट में बोला है वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, तो फर्स्ट में हमारे क्या बोला गया है, पी से स्टार्ट होगा एस से एंड होगा। हमारा वर्ड क्या है PERMUTATIONS, तो जैसे परमुटेशन से है बोला है हमेशा पी से शुरू होगा एस पे ख़त्म होगा, और हमारे पास कितनी जगह है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n नंबर ऑफ लेटर्स 12 हैं, पोजीशंस कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पी से स्टार्ट होगा एस से ख़त्म होगा, बस यही यहाँ पे कंडीशन है। रिमेंबर डेफिनेशन में द डेफिनेट ऑर्डर, तो यही डेफिनेट ऑर्डर है यहाँ पे। बाकी कितनी पोजीशन बची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स बचे हैं मेरे पास, तो अब वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था NPR, तो 10 लेटर्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं 10P10, दैट इज़ 10 फैक्टोरियल। बट क्या ये सब सेम है, क्या ये सब डिफरेंट है, नहीं ये सब डिफरेंट नहीं है, 2 T यहाँ पे सेम है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो यही इसका आंसर है, P और S से, P से स्टार्ट होगा S से एंड होगा और बीच में इतने परमुटेशंस पॉसिबल है। सेकेंड इसका क्वेश्चन क्या है, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, सारे वॉवल्स साथ में होने चाहिए। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है लेकिन फिर से देख लेते हैं। इसमें वॉवल्स कितने हैं E U A I O, बाकी नॉन वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स कितने हैं P R M एंड T T N S, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 वॉवल एक साथ रखने हैं, ठीक है। और ये कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, तो अगर मैं सारे वॉवल्स को एक बड़े कैरेक्टर V से रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे पास क्या है V P R M T T N S, तो इसके कितने परमुटेशंस हो सकते हैं, इसके होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। लेकिन क्या सारे के सारे डिफरेंट है, नहीं, 2 T यहाँ पे सेम है, तो 2 फैक्टोरियल। अब ये तो हुआ इसका अरेंजमेंट जब मेरे पास बड़ा V है, लेकिन V जहाँ पे भी होगा वहाँ पे मेरे पास 5
डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो इनका आपस में क्या परमुटेशन है? 5 फैक्टोरियल। ओके, सो यही इसका आंसर है सेकंड का। तो हमने सारे वॉवल्स एक साथ रख लिए, उसका परमुटेशन किया है इसके साथ। अब क्योंकि यहाँ पे वॉवल सारे सेम नहीं हैं तो वो भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, उनका भी परमुटेशन हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ा। तो यही आंसर हुआ हमारे सेकंड का। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 4 आई जहाँ पे एक साथ थे, तो 4 आई आपस में तो परम्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबके सब सेम है, तो 1 ही रहेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। इसमें बोला है देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो ये 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो अब क्या बोला है कि 4 लेटर होने चाहिए हमेशा पी एंड एस के साथ। तो अगर पी यहाँ पे है तो 1 2 3 4 और एस, तो 4 लेटर होने चाहिए, 4 लेटर होने चाहिए पी और एस के बीच में। यहाँ पे हो सकता है एस, यहाँ पे हो सकता है, तो ये इसमें 12 लेटर्स हैं तो 2 हमने यूज़ कर लिए, बचे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पोजीशंस में कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें से 2 जो टी हैं वो दोनों सेम हैं। टी यहाँ पे डुप्लीकेट है, 2 बार है, तो मेरे को उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो अभी ये तो एक कॉम्बिनेशन हुआ। अभी ऐसा भी हो सकता है कि P की जगह पे S होता और S की जगह पे P होता। ये बोला है कि देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ऐसा नहीं बोला कि S पहले आएगा P पहले आएगा। तो अभी P और S भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से? क्योंकि P और S 2 ही लेटर्स हैं तो वो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं बोला ना कि लेटर हमेशा P से स्टार्ट होगा। सो P यहाँ पे था, फिर 1 2 3 4 लेटर्स इसके बीच में है और S यहाँ पे आया। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि लेटर हमेशा P से स्टार्ट होगा। ठीक है, P यहाँ पे भी हो सकता है और S यहाँ पे हो सकता है, फिर P यहाँ पे आ सकता है, S यहाँ पे आ सकता है। उनके बीच में हमेशा 4 लेटर रहेंगे। फिर P यहाँ आया, S यहाँ आया, P, देन 1 2 3 4 S, देन P इधर आएगा 1 2 3 4 S, देन P यहाँ पे आ सकता है 1 2 3 4 लेटर्स रहेंगे और S यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो P कितनी बार मूव हो सकता है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 वेज में P एंड S मूव हो सकते हैं और उसके बीच में हमेशा 4 कैरेक्टर रहेंगे, तो वो भी मेरे को अकाउंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो P और S के बीच में 4 लेटर्स हैं, बाकी 6 लेटर्स और बचे। टोटल प्लेसेस रहे मेरे पास 10 फिल करने के लिए, जिसको मैं 10 फैक्टोरियल वेज में फिल कर सकता हूँ। T यहाँ पे 2 बार है, उसको मेरे को हटाना पड़ेगा। P और S आपस में भी अरेंज कर सकते हैं, तो ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो 2 फैक्टोरियल वेज में ये भी अरेंज कर सकते हैं। अब P और S यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं इसको, लेकिन ठीक है उसको छोड़ते हैं। P और S यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं, अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे P यहाँ पे है तो 1 2 3 4, S यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वो कितने वेज में हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने सारे अच्छे एक्सरसाइज, थ्योरम जो भी था वो सब मैंने कवर किया है, और एक्सरसाइज में से जो भी टफ़ क्वेश्चंस थे वो भी मैंने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कॉम्बिनेशंस में कवर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।